जय श्री राम बच्चों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान, और उसमें हमने जो आपका पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला पार्ट है आपका, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो अभी ये ऊपर आई बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जो आपकी विज्ञान है, उसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुछ एक अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं आपको, यानी कि जो हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बाद में हम सीधा अब एक एक पार्ट उठाएंगे। जैसे कि विज्ञान जो होती है, उस विज्ञान में भी आपके 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 भाग हैं इसके अलग अलग, जिसमें जैसे कि कोई रसायन विज्ञान का भाग है, कुछ जो चैप्टर हैं वो आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, और कुछ जो चैप्टर हैं वो आपके जीव विज्ञान से संबंधित हैं, बायोलॉजी से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं आपके सामने कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी वाला जो पार्ट है आपका इसके अंदर आपकी बुक में, वो हम उठाने जा रहे हैं, जो कि चालू होता है आपका चैप्टर नंबर 5 से। 5वां जो चैप्टर है, तो चैप्टर आपका क्या कहता है? जीवन का मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई बहुत अच्छा चैप्टर है, और शायद आपके जो पूरी बुक है उसमें जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, इसको आराम से समझना, बहुत आसान चैप्टर है लेकिन सबसे बड़ा चैप्टर है। बहुत से कंफ्यूजन जो होंगे आपको, वो सभी आपके मैं मिटाता रहूंगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जीवन की मौलिक इकाई, कि जो हमारा जीवन है, हम खुद हैं, जीव हैं, उसकी एक मौलिक इकाई है, फंडामेंटल है, उसका बेस है। तो वो कौन सी इकाई है, उसके बारे में हम यहां आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों, होता क्या है, आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। होता क्या है, एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ध्यान से समझना आप इस बात को। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। इन रॉबर्ट हुक ने किया क्या कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो छाल होती है, ऊपर वाला जो जिसे कॉर्क कहते हैं, जो कि सूखी हुई जो होती है, उसको छोटा सा उसका टुकड़ा लेते हैं। उसको लेने के बाद में उसको किस में देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी में। किस में देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी में। उसको, यानी कि छोटे से छाल के टुकड़े को या कॉर्क के टुकड़े को जब सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने देखा, तो जब देखा तो उन्होंने एक संरचना पाई। अब संरचना कैसी थी? कुछ इस तरीके की संरचना उनको दिखाई दी। ध्यान से समझना आप इस बात को। कैसी संरचना थी? कुछ इस तरीके से, यानी कि बहुत से छोटे छोटे कमरे टाइप, छोटे छोटे प्रकोष्ठ, जिनको क्या कहा जाता है यहां पर? प्रकोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रकोष्ठ जैसा, यानी कि छोटे छोटे कमरे। यानी जब उन्होंने इसे देखा तो देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो। किसको लगा? रॉबर्ट हुक को। जब रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क के टुकड़े को, कॉर्क या सूखी छाल के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने पाया कि जो उसकी संरचना है वो कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना है। तो उन्होंने इन्हीं को, प्रत्येक प्रकोष्ठ को एक नाम दिया, और नाम क्या दिया उन्होंने? सेल। क्या नाम दिया बच्चों? सेल। और इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। यानी जो ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखे थे, उन्हें क्या कहा गया? सेल कहा गया। और इसका मतलब ही क्या होता है? एक छोटा कमरा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक छोटा कमरा। यानी समझ में आ रहा है आपको कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, कौन?
रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में जो कॉर्क के टुकड़े को, किसी पौधे के छाल के टुकड़े को किसमें देखा है, सूक्ष्मदर्शी से जब देखा तो देखने पर उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई देती है। तो आपने भी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा सभी ने, उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं और प्रत्येक प्रकोष्ठ के अंदर मधुमक्खी अंदर प्रवेश करती रहती है, देखा है ना आपने। तो ये संरचना भी कुछ इस तरीके से उन्हें दिखाई दी, तो इन्होंने इसे नाम दिया, क्या नाम दिया बच्चों, सेल कहा या कोशिका कहा गया। यहां से इसका मतलब ही क्या होता है, छोटा कमरा। तो ये तो हो गई एक जनरल बातें, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो रॉबर्ट हुक ने ये कब किया, तो ये किया था 1665 में। क्या कब किया था, 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी में देखा, और जो ये सूक्ष्मदर्शी था ये भी कैसा था, स्वनिर्मित था। कैसा था बच्चों, स्वनिर्मित था, यानी कि खुद के द्वारा बनाया गया ही एक सूक्ष्मदर्शी था, जिसके अंदर इन्होंने क्या देखा, इसे इस तरीके की संरचना को देखा, और क्या नाम पड़ा इसका, कोशिका नाम पड़ा। तो आपके सामने जो ये शब्द आ गया है कोशिका, हम इस पूरे चैप्टर में यानी कि जीवन की मौलिक इकाई में, इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया है ना, आप नोट करते हुए चले मेरे साथ साथ, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अब मैंने ये यहां तक पढ़ा दिया, आपको ये नोट करना है, तो करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको पूरा नोट कीजिए जो मैंने बोला है, समझ रहे हो ना। तो अब चलते हैं, किसके बारे में बात करेंगे हम, कोशिका के बारे में बात करते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान है, आराम आराम से समझते चलो मेरे साथ साथ। बात करते हैं किसकी, हम कोशिका की, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। ये जो कोशिका होती है ये हमारे शरीर की या किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्मतम इकाई होती है। सबसे पहली बात तो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इसके अलावा यह हमारे शरीर की आधारभूत इकाई, इसके अलावा यह हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई, इसके अलावा यह हमारे शरीर की कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई। देखिए समझो अभी से भी क्या कह रहा हूं मैं, कि जो एक कोशिका होती है कि ये कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हमारा जो शरीर है या प्रत्येक जीव का शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद में ही एक पूरे जंतु या एक जीव का निर्माण होता है। समझ रहे हो, जैसे कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण, हमने उस पहले वाली वीडियो में बात की थी कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, और उन कणों को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, परमाणु कहा था। परमाणुओं से अणु बनते हैं, इसके बारे में आपके जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से बात करेंगे। तो जैसे कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण इन परमाणुओं से होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव का निर्माण भी किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। और कोशिका शरीर की सबसे छोटी सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि आधारभूत इकाई है, हमारा जो बेस है, प्रत्येक जीव का जो बेस है वो क्या है, कोशिका होती है। इसके अलावा यह हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी हमारे शरीर की जितनी भी संरचनाएं बनी हुई हैं, जो अंग हैं बने हुए हैं, जो ऊतक बने हुए हैं, वो सब किससे बने हुए हैं, इन कोशिकाओं से बने हुए हैं। इसीलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई भी क्या है, कोशिका होती है। समझ में आ रहा है। हमारे शरीर की कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई है कि जितने भी हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वह उपापचयी क्रियाएं हो या किसी भी प्रकार की क्रियाएं हो, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, इनकी जो इकाई है क्रियात्मक या कार्यात्मक जो इकाई है वो भी क्या होती है,
कोशिका होती है। तो यहां तक आपको अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं ना? आपको समझ में आ रहा है आराम से? अब बात करते हैं इसके बाद में होता क्या है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्रियाकलाप है आपके इसमें जिसके अंदर यह बताया गया कि जो प्याज होता है, ध्यान से सुनना, कि जो प्याज होता है आपका ऑनियन है, उस प्याज की जो भीतरी झिल्ली, जब प्याज की एक सतह को अपन अलग करते हैं, उसकी जो भीतरी झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली? भीतरी जो झिल्ली होती है, उसकी भीतरी झिल्ली के ऊपर आप उसको जो एक परत होती है, बिल्कुल पतली परत होती है, उसे जब हम हटाते हैं, हटाने के बाद में उसको पानी के अंदर रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो, मुड़े नहीं। उसके बाद में कांच की एक स्लाइड ली जाती है, एक कांच की स्लाइड आप सभी जानते हैं कैसी होती है। कांच की स्लाइड के ऊपर एक बूंद पानी की डालते हैं और उस पानी की बूंद के ऊपर जो हमने ये झिल्ली ली थी उसका एक टुकड़ा यहां पर डाल दिया जाता है। ठीक है, डालने के बाद में इसके ऊपर एक पदार्थ डाला जाता है, एक रसायन डाला जाता है जिसे हम कहते हैं सेफ्रामाइन। क्या बोलते हैं जिसे? सेफ्रामाइन डाल के और इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाते हैं। देखो कवर स्लिप क्या होती है? एक छोटी सी कांच की परत होती है जो कि इसके ऊपर इस तरीके से ढक देते हैं, इसके ऊपर कवर से इसको ढक देते हैं ताकि ये हिले नहीं। ऐसा करने के बाद में जब इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा गया, जब ऐसा करने के बाद में इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा गया तो जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम आ चुका है, कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। तो ध्यान से देखें आप इस संरचना को, कैसी दिखाई दे रही है ये संरचना? आप खुद देख रहे हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। कैसे हैं बच्चों? छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो जो प्रकोष्ठ हैं वही प्रकोष्ठ, प्रत्येक प्रकोष्ठ ही क्या कहलाती है? एक कोशिका कहलाती है। और इस चीज से ये पता लगता है कि जो हमारा शरीर है उसकी जो संरचनात्मक इकाई है या उसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है और हमारे शरीर की कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। ये प्याज वाली बात आपको पूरी समझ में आ गई है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब जो एक कोशिका होती है, इस कोशिका के आधार पर जो जीव हैं उन्हें भी कितने भागों में बांटा गया है, तो उसे देखते हैं कि जो कोशिका है उसके आधार पर या उसकी संख्या के आधार पर जो जीव हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीव हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बिल्कुल आसान है। देखिए जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव, एक का मतलब कितनी कोशिका? एक कोशिका। कि ऐसे जीव जिनका निर्माण किनसे होता है? केवल मात्र एक कोशिका से होता है, वो क्या कहलाते हैं? सभी एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और ऐसे जीव जिनका निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है, किनसे होता है बच्चों? अनेक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? सारे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। आप नाम से समझ सकते हो कि एक कोशिकीय जीव तो कौन से होते हैं कि जिनका निर्माण किससे होता है? मात्र एक कोशिका से होता है, तो वो तो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव। और जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है, अनेक कोशिकाओं से होता है, वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, कुछ उदाहरण। तो उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम या कोई जीवाणु, ये सब किसके अंदर आते हैं? एक कोशिकीय जीव में आते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर कौन आते हैं? जैसे आपके कवक, जिनको हम क्या कह सकते हैं? फंजाई,
एक ही बात है, या पौधे, जितने भी पौधे हैं, पादप हैं वो सभी, या जितने भी जंतु हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? बहुकोशिकीय जीव के अंदर आते हैं। यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा गया है इसे। यानी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कौन आते हैं? जो कि एक कोशिका से निर्मित होते हैं, और बहुकोशिकीय में कौन आते हैं? जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण इसके, तो अमीबा है, पैरामीशियम है और ये जीवाणु है, ये सब इसके उदाहरण हैं। देखिए इनका जो शरीर होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा अपने आप में एक कोशिका से निर्मित होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है, और उसी एक कोशिका के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। सारे, क्या अमीबा के अंदर उत्सर्जन नहीं होता? क्या होता है? क्या श्वसन नहीं होता है? क्या होता है? क्या पाचन नहीं होता है? क्या होता है? यानी सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं कि एक कोशिकीय जीव होते हुए भी यह सभी उपापचयी क्रियाएं करता है, जितनी भी, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि एमीबा, पैरामीशियम और ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु हैं, ये किसके उदाहरण हैं? एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। नेक्स्ट की बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसके अंदर जो कि अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो कवक है, या बहुत से जो भी पादप हैं जितने भी, या जितने भी जंतु हैं, खुद हम भी हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित है, तो हम क्या हो गए? बहुकोशिकीय जीव हो गए। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई है। एक स्क्रीनशॉट बच्चा इसका भी ले लो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अभी तक जैसे कि हमने देखा है कि जो कोशिका है उसकी खोज की अगर हम बात करते हैं, तो हमने बात कर ली है कि जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने कोशिका की खोज की थी ना, और कब की थी? 1665 में। लेकिन एक बात है उसमें भी, क्या कि जो रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ध्यान से समझना कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 में खोज की, किसकी खोज की? कोशिका की। लेकिन ये कोशिका कैसी थी बच्चों? मृत कोशिका थी, क्योंकि इन्होंने जो कॉर्क के टुकड़े का खोज किया था, कॉर्क के टुकड़े के अंदर कोशिका को देखा था, तो कॉर्क अपने आप में एक मृत था, तो मृत कोशिका की खोज तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब इसके बाद में होता क्या है, एक वैज्ञानिक आते हैं, एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये इतना बड़ा नाम है, आप इतना भी याद रख लेंगे तो बहुत है। ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 में, ठीक है, इन्होंने कोशिका की खोज की। और कैसी थी ये कोशिका? और ये भी कैसी थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। यानी अब आपके सामने 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। कैसे? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक तो रॉबर्ट हुक, ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक, तो उसमें कौन आएगा? ल्यूवेनहॉक। तो ये आपके सामने इन्होंने क्या किया था कि जो झील होती है, जो कि बांध होता है, एक तरीके से आपके तालाब होता है, उस तालाब के पानी को लेकर उस पानी के अंदर कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने बताया था कि जीवित कोशिका की संरचना भी इन्होंने बताई थी। यहां से समझ में आ रहा है? अब देखिए कुछ और वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक और हैं, जिनके अंदर एक हैं पुरकिंजे। कौन है बच्चों? पुरकिंजे। क्या नाम है इनका? पुरकिंजे, जिन्होंने किसकी खोज की थी? जीव द्रव्य की। अब ये क्या होता है जीव द्रव्य, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम कोशिका और कोशिका के जितने भी अंगक हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम है स्लाइडेन व स्वान। ये 2 वैज्ञानिक हुए थे, स्लाइडन तथा स्वान, और इन्होंने क्या कहा था? कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बच्चों? कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। इसके अलावा एक है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की।
किसकी खोज की थी बच्चों? केंद्रक की खोज करने वाले कौन हो गए? रॉबर्ट ब्राउन। ये आपको अभी से याद रखने हैं एक एक करके। कैसे याद रखने हैं? देखिए, रॉबर्ट हुक, आपको याद रहेगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, ये पता है आपको। रॉबर्ट हुक के बाद में आते हैं ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। समझ में आ रहा है? और रॉबर्ट के साथ अगर हम क्या लगा देते हैं? ब्राउन लगा देते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। इसके अलावा जो पुरकिंजे हैं, इस पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी? जीव द्रव्य की खोज की थी। तथा कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन तथा स्वान। तो इस तरीके से कुछ वैज्ञानिक हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कोशिका से संबंधित एक लाइन जो कि बहुत प्रचलित है, क्या है वो? कि सभी कोशिकाओं का निर्माण, याद रखनी है आपको, ये सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। क्या बात है ये? कि सभी कोशिकाओं का निर्माण, या आप ये कह सकते हो कि सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी जो पहले से स्थित है कोशिका, जो पहले से हैं, उन्हीं कोशिकाओं से होता है। और ये लाइन कहने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे बच्चों? रुडोल्फ विर्चो। कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। और इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी कोशिकाएं नई बनती हैं वो हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है, कोई अलग से नहीं बनती हैं। जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं में विभाजन होता है और उन्हीं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा होता है। तो ये कुछ लाइनें आपके सामने हैं जिसके अंदर खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। पुरकिंजे ने क्या किया? जीवद्रव्य की खोज की। स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? केंद्रक की खोज की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। यानी क्या कहा था इन्होंने कि भाई जो भी कोशिका नई बनेगी वो हमेशा जो पुरानी कोशिका है उसी से बनती है। एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। तो आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? अब देखिए, बात करते हैं इसके आगे कि जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारा शरीर है, चलो बात करते हैं पहले हमारे शरीर के बारे में। जैसे हमारे शरीर में जितने भी कार्य हैं उनको करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं या नहीं? जैसे कि पाचन का कार्य करने के लिए अपना पाचन तंत्र है। जैसे रक्त का परिसंचरण या रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भेजने के लिए हमारा उत्सर्जन तंत्र है। इस तरीके से हमारे शरीर में भी बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं ना भाई। हम तो क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारा तो निर्माण बहुत सारी अधिक कोशिकाओं से मिलकर हो रखा है। असंख्य कोशिकाओं से हमारा निर्माण हुआ है। तो उनसे क्या बन गए? अंग, अंग से बने अंग तंत्र और हमारे शरीर का निर्माण हो गया। लेकिन एक बात बताइए कि जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? अमीबा के बारे में। अभी हम जैसे अमीबा के बारे में बात कर रहे थे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये पता है आपको। तो उस एक कोशिका में भी क्या ये सभी कार्य होते हैं? क्या उस एक कोशिका में पाचन भी होता है? क्या उस एक कोशिका में उत्सर्जन भी होता है? या उस एक कोशिका के अंदर परिसंचरण भी होता है? जो भी है, श्वसन भी होता है। ये सभी इसके अंदर होता है या नहीं? और अगर होता है तो किस तरीके से होता है? तो इनमें मैं आपको बताऊं कि जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं वो सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। यानी अमीबा में श्वसन भी होगा, परिसंचरण भी तंत्र भी होगा, परिसंचरण भी होगा, पाचन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा। ये सभी क्रियाएं इनके अंदर भी पाई जाती हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर कार्य का विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? कार्य विभाजन। क्या पाया जाता है? कार्य का विभाजन। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी कार्य विभाजन है कि जो हमारे जो भोजन है उसको पचाने का कार्य हमारे आमाशय का या छोटी आंत का होता है,
ठीक है। जैसे हमारे रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पंप करने का कार्य हमारे हृदय का होता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य हमारे जो वृक्क होते हैं, जो किडनीज होती हैं, वो करती हैं। ये सब आपने पता है ना आपको। तो उसी तरीके से एक कोशिका भी अगर है, कोई सिंगल कोशिका भी है, उसमें भी कार्य का विभाजन पाया जाता है। तो इन कार्यों को करने के लिए, इन्हीं कार्यों को करने के लिए प्रत्येक कोशिका में अनेक क्या पाए जाते हैं? अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? अनेक अंगक पाए जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग। क्या कहते हैं हम इसे? कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। और ये कोशिकांग विभिन्न प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं। जैसे कि इसके अंदर कोशिकांगों की बात करते हैं तो जैसे केंद्रक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी काय है, आपका लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? कोशिकांग हैं और ये अलग अलग प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं। तो जो आज हमने पढ़ा है, क्या कोशिका क्या होती है, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका की खोज कैसे हुई है, किन किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है, ये सब आज हमने पढ़ लिया है। आज आपको यह भी पता लग गया है कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आपको पता लगा। और किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। इसके अलावा आज ये भी पता लगता है हमें कि प्रत्येक कोशिका में, एक सिंगल कोशिका में भी सभी प्रकार की क्रियाएं संपादित होती है और उनको संपादित करने के लिए जो अंगक पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंगक कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब ये जहां तक मैंने आज पढ़ा दिया है, इसको आपका काम क्या है? वही इस चैप्टर को जितना मैंने पढ़ाया है उसको आपको रिपीट करना है, एक बार अपनी बुक में भी इसको पढ़ लेना है, ताकि ये चीज आपके एक बार कंठस्थ हो जाएगी। इससे आगे जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप हमारे चैनल तक पर बने रहें। अगर नए हो अभी भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।